नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का अध्याय, जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। इस अध्याय का ये भाग 2 है। भाग 1 जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या 32 से 35 तक हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2, जिसकी पृष्ठ संख्या है 35 से 39। तो ध्यानपूर्वक आप इसे समझिएगा। हमने भाग 1 में जो पढ़ा था टोपी शुक्ला और उसका दोस्त इफ़न, तो ये जो कहानी है वो टोपी शुक्ला से संबंधित है, लेकिन उसका जो मित्र है इफ़न, उसके बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। और इफ़न जो है वो मुस्लिम परिवार से है। और इफ़न के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके पिताजी का तबादला जो था वो बनारस में हो गया है। वहाँ पर वो जो चौथी कक्षा में पढ़ता है और उसके साथ उसकी मित्रता टोपी से हो जाती है। अब देखते हैं उसके आगे। हमने पढ़ा था कि जब भी वह दादी से उसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। कहने का मतलब कि वो अपनी दादी के साथ कहानियाँ सुना करता था और दादी की जो बोली थी वो उसे समझ नहीं आती थी, लेकिन अच्छी लगती थी। बट उसका जो पिता है वो उन्हें उस भाषा में बात करने के लिए मना करता था, गुस्सा हो जाते थे, इसलिए दादी ये कहती है। और इस प्रकार से वो कहानी शुरू कर देती है। तऊ बादशाह का किहिस की तुरंते एक ठोक हिरन मार लियावा। तो अपनी भाषा में कहानी को शुरू कर देती है। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, यानी जो उसकी माँ है वो जैसी भाषा बोलती है वैसे ही इफ़न की दादी बोलती है, इसीलिए उसकी माँ उसके पार्टी की उसे लगने लगी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, नफ़रत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न की अबू और उसकी भाषा एक थी। कहने का मतलब उसकी अपनी दादी से तो नफ़रत थी, लेकिन और जो उसकी भाषा थी ना वो उसे समझ नहीं आती थी। लेकिन इफ़न के जो पिता हैं उसकी और उसकी दादी की भाषा दोनों एक मानी गई थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता। वे दोनों यानी कि अम्मी और बाजी, ये दोनों जो अलबत्त यानी कि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती थी। यानी उन दोनों के द्वारा जब उनको परेशान किया जाता अम्मी और बाजी के द्वारा, तो दादी बीच में आकर उसे छुड़ा लिया करती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, यानी वो इस प्रकार से डांट कर कहती थी। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। जिस प्रकार से वो प्यार से उसकी मदद करती थी, उसकी सहायता करती थी, तो वो उसको शक्कर के खिलौने के समान लगने लगते थे। अमावट जो कि क्या होता है, पके आम के रस को जब सुखा दिया जाता है और उससे एक चक्की की तरह बनाया जाता है, यानी सूखे हुए आम के रस की एक मोटी परत, जिसे आम पापड़ी भी हम कहते हैं, है ना। तो अमावट उसको कहा जाता है और वो बन जाता। तिलवा यानी तेल के बने व्यंजन को बताया है, वो भी बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तौरी अम्मा क्या कर रही है, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती थी। इस प्रकार से जब उससे बात होती तो सबसे पहले यही सवाल करती कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। पहले तो वह
चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, क्योंकि उस भाषा में उसको अम्मा का अर्थ पता नहीं था। फिर वह समझ गया माता जी को कहते हैं अम्मा। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डाली की तरह चुभलाता, यानी कि उसको अपनी ज़ुबान पर ले आया। मुंह में कोई खाद्य पदार्थ रख कर उसे जीभ से बार बार हिलाकर इधर उधर करना होता ना, जब हम मुंह में कोई गोली लेकर उसको मुंह में दबाए रखते हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे कि उसको गुड़ की डाली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। गजब मतलब एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, यहाँ आपकी किताब में इसे अंडरलाइन कर दीजिए। ये नाम किसका है? डॉक्टर, जो कि भृगु नारायण शुक्ला है, नीले तेल वाले के नाम से माने गए हैं। वे घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी उनके घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी उनके घर में कैसा वातावरण था? जो कि 20वीं सदी का वातावरण हुआ करता है। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता है। लगती तो थालियों ही थी, लेकिन उनके चौकों पर खाना परसा जाता है। चौके क्या होते हैं? जिनके 4 पाए होते हैं, तो उन 4 वस्तु जिस पर रखी जा सकती है कॉर्नर पर, तो उसका समूह कहा जाता है, ठीक है। परंतु चौके पर नहीं रखकर कहाँ पर रखी जाती थी? मेज कुर्सियों पर खाना रखा जाता था। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी, जो उसकी माँ है, वो खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही टोपी ने अम्मी शब्द बोला, वो सभी चौंक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। सभी टोपी की तरफ देखने लगे कि टोपी ने अम्मी शब्द कैसे बोल लिया। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डालने यानी हिलाने लगी। यानी जो रूल्स था उनके घर में कि अम्मी शब्द का प्रयोग तो कोई नहीं करता था, क्योंकि उनकी भाषा में इसका प्रयोग नहीं हुआ। तो उस परंपरा की जो दीवार थी वो डोलने लग गई थी, हिलने लग गई थी, क्योंकि अम्मी शब्द का प्रयोग वो करने लग गया था। ये लफ्ज़ यानी ये शब्द तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़? टोपी ने आंखें नचाई, मतलब इस प्रकार से, ये लफ्ज़ क्या है? तो लफ्ज़ का होता है माँ, वो इस प्रकार से उनसे प्रश्न करने लगा। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी गुस्से में बोली कि तुझे अम्मी बोलना किसने सिखा दिया? हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। मतलब उसने अपनी भाषा में उनसे बातचीत करना शुरू किया, जो संवाद होता है, बातचीत, वो किया। तो ई हम नहीं जानते, ई हम इफ़न से सीखा, तो इस तरह से उसने अपनी भाषा में उत्तर दिया। तय कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लियवे बाय का रे। तो इस प्रकार से जो राम दुलारी थी वो अपनी आत्मा गनगना गई। तो उसकी अंतर मन तक वो बात समझ में आ गई थी कि वो क्या कह रहा है। यानी जब राम दुलारी इस प्रकार कहने लगी तो उसकी सांस जो थी वो भी बरस पड़ी। वो कहने लगी कि बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जुबान न बोला करो। सुभद्रा देवी और राम दुलारी पर इस प्रकार से बरस जाती है तो लड़ाई का मोर्चा, जो लड़ाई थी उसका मोर्चा बदल गया। अब वो दोनों आपस में लड़ने लग गई थी। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, यानी जब उन डॉक्टर को ये बात पता चली कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से पक्की दोस्ती बना ली है, गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए। यानी जितना उनको क्रोध आया था वो शांत हो गया। और तीसरे ही दिन, जब दूसरे दिन की बात ये थी और उसके तीसरे दिन क्या हुआ, कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। यानी
जो अनुमति जो सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लिखित रूप में दी जाती है उसको कहते परमिट। तो जो कपड़े और शक्कर के परमिट थे उनको ले आया गया। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई, यानी उसकी बहुत बुरी दशा बनी। सुभद्रा देवी को उसी वक्त खाने की मेज से सुभद्रा देवी जो थी वो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी की फिर बहुत उसको पिटाई की, उसको बहुत मारा। राम दुलारी ने उसको मारते हुए कहा कि तय फिर जये बे ओखरा करे, यानी तुम फिर उसके घर जाओगे। तो उसने कहा हाँ। अरे तोरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, यानी तुम इस प्रकार से हाँ भर रहे हो तो तुम्हें कोई शर्म है या नहीं। वो इस प्रकार से उनको बहुत गुस्से में डांटने लगी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई यानी पिटाई का तमाशा देखते रह गए, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। हम एक दिन एक को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा गया। यानी एक दिन क्या हुआ कि उनको रहीम कबाबची, कबाब बेचने वाला जो रहीम काका था, उनकी दुकान पर उनको कबाब खाते देखा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, यानी उस समय जैसे ही उनको खाते देखा कबाब, राम 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 दुलारी गिनना, यानी नफ़रत के 2 कदम पीछे हट गई। उसको घिन आने लग गई, नफ़रत हो गई थी। तो वो उस प्रकार से चिल्ला उठी कि राम राम राम। टोपी मुन्नी की तरह देखने लगा, क्योंकि असलियत यानी जो सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब कहते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी कि तुम ये बात घर पे नहीं कहोगी। तो इस वजह से उन्होंने कितना दिया, एक इकन्नी उनको दे दी थी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। टोपी को यह मालूम था कि टोपी को इस बात का मालूम था, परंतु वह चुगलखोर यानी शिकायत करने वाला नहीं था। वो सीधा साधारण बच्चा था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। वो सिर्फ और सिर्फ किससे बताता था, अपने दोस्त इफ़न को बताता था। इस प्रकार से वो उसके सामने से बोलता है कि तू हमें कबाब खाते देख रही हो, प्रश्न करता है। तो वो कहता है कि जो मुन्नी बाबू है वो कहता है कि ना देखा रहा ओह दिन, तो तुमने उसे दिन क्यों नहीं बताया। सुभद्रा देवी जो थी उसने सवाल किया कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं कहा। वो इस प्रकार से बोलते हुए सब पका रहा था, यानी कि झूठ की बात वो समझ आ रहा था कि है दादी ये सब झूठ है। टोपी ने इस प्रकार कहा। टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। उसको इतनी समझ नहीं थी कि लोग किस प्रकार से झूठ सरेआम बोल दिया करते हैं और किस प्रकार से झूठ को सच में बदला जाता है या सच को झूठ बना दिया जाता है। उसको इतनी समझ नहीं थी। और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। उस दिन तो वह इतना पीट गया था कि उसका सारा बदन जो शरीर था वो दुखने लग गया था, क्योंकि उनके बड़ों ने उनको बहुत पीटा। तो यहाँ से लेखक समझाता है कि हम जो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उसका क्या असर होता है। हमें भी उन बच्चों की मनोदशा को समझना चाहिए। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते, एक दिन के नाते, एक दिन के लिए वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। यानी कि उसको उस दिन एहसास हुआ कि वो उस एक दिन भी अगर मुन्नी बाबू से बड़ा होता तो शायद वो मुन्नी बाबू उनसे डरता, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। इस वजह का उसको अफसोस रहा है। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बात
सारी बातें जो थी वो बता दी, क्योंकि वो उसका मित्र बन गया था। दोनों जो जोग्राफीरा यानी कि भूगोल शास्त्र का जो पीरियड था वो जब स्टार्ट हुआ, उसका जो घंटा बजा तो वो उसको छोड़कर सरक गए, यानी वहाँ से बंक मारते हुए निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। वहाँ पर रास्ते में किसकी दुकान थी? पंचम की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, इसीलिए वो केले लेने गए। ऐसा यानी ऐसा ना हो सका कि हम लोग दादी बदल ले। वो इस प्रकार से टोपी उनसे कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम अपनी दादी को एक दूसरे के साथ बदल ले। तोहरी यानी तुम्हारी, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोल थी, यानी कि हमारी जो दादी है उसको बोलना होगा कि ये कार्य अब तुम लोगों को ही करना है, कि अपनी दादी को मनाने का, कि तुम मेरी दादी ले लो और मैं तुम्हारी दादी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अबू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा, क्योंकि दादी जो कहानी सुनाती है उसी से तो मैं मनोरंजन करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी दादी को बाहर बुर्ज की कहानी आती है। वो उनसे सवाल करता है कि तुम्हारी दादी को तो बहुत तरह तरह की कहानी आती है, जिसमें से एक किस्सा है, एक कहानी का नाम है 12 बुर्ज। तो वो उनसे प्रश्न करता है कि क्या तुम्हारी दादी को इसकी कहानी आती है? तो हमें एक ठो दादियों ना दे सकियो, यानी तुम थोड़ी देर के लिए भी मुझे दादी नहीं दे सकते। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी, यानी ये सुनते ही उसको बहुत दर्द हुआ। उसको लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी जो चहेती, मेरी जो प्रिय दादी है वो सब कुछ है, तो वो मैं किसी को नहीं दे सकता। और ये सुनकर उसको चोट सी लगी, उसका दिल टूटने से लगा। उसको आवाज़ महसूस हुई कि नहीं, मेरा दिल टूट जाएगा। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि न केवल मेरा ही मन है, बल्कि जो मेरी दादी है वो मेरी अब्बू की अम्मा है, यानी कि वो रिलेशन उनका बता कर कहना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे पिताजी की मम्मी है, तो ये तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते ना। तो उसने नया कहानी बताना शुरू कर दिया। इफ़न ने कहा था, यह बात टोपी की समझ में आ गई थी कि ये होना मुश्किल है, नामुमकिन है। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? तो वो इस प्रकार से बच्चों वाली बातें करने लगे कि क्या तुम्हारी दादी जैसे मेरी दादी बूढ़ी होती है वैसी होगी क्या? वो कहता है हाँ। तो फिक्र यानी चिंता न करो। इफ़न ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को ढांढस बनाते हैं, अपनी दिल की बात एक दूसरे के साथ करते हैं और कहते हैं कि जब अपनी दादी जो बूढ़ी हो जाएगी ना तो वो मर जाती उस वक्त, यानी कि मरने का समय उसका नज़दीक आ जाता है। हमारी दादी ना मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? तो दोनों में आपस में बातचीत होती है कि उसको अपनी दादी से लगाव है, इसलिए वो कहता है कि मेरी दादी तो नहीं मर सकती, और वो कहता है कि दादी तो मरेगी कैसे नहीं, बूढ़ी होगी तो उसको तो मरना ही होगा। तो वो कहता है कि क्योंकि ये बात मेरी दादी ने कही है तो मेरी दादी झूठ नहीं बोलती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर नौकर आ जाता है और पता चलता है उस नौकर से कि इफ़न की दादी मर गई है, यानी वो नौकर ये खबर लेकर आता है। अब इफ़न का क्या हाल होगा? इफ़न वहाँ से चला गया और टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए उस समय जब इफ़न था वो उनके साथ गया और टोपी उस समय वहाँ अकेला रह गया, चिंता में डूब गया था। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेशियम में चला गया और बूढ़ा चपरासी जो था वो एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वहाँ का जो चौकीदार था, चपरासी था, वह एक कोने में बैठकर रोने लग गया। उसको अब अपार दुख घेर रहे थे।
शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा यानी शांति थी। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। क्योंकि जो हमारे जीवन में सबसे प्रिय होता है, अगर हम उसके साथ घनिष्ठ संबंध से जुड़े रहते हैं, उनके साथ होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। लेकिन अगर वो एक के चले जाने से पूरी दुनिया भी अगर हमें मिल जाती है तो हमें वो अशांति लगता है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में और कोई नहीं बचा है। वैसी ही कंडीशन उसकी हो रही थी, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसे में दादी का नाम पता नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। उन दोनों के बीच में ऐसा संबंध था कि उनमें घनिष्ठ प्रेम था, और प्रेम के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ नोक-झोंक भी किया करते थे। दादी उसे बहुत कहती थी कि तुम ये चीज़ खा लो, लेकिन वो नहीं खाते थे। और उसके बाद बताया कि इफ़न के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। उसका कहना है कि दादी जितना प्रेम करती है और जितना उसके साथ उसका ख्याल रखती है, उसको बचाती है, उसको कहानियाँ सुनाती है, अगर इफ़न के दादा होते तो वो भी वैसा ही संबंध, वैसा ही बात व्यवहार रखते जैसा उसके दादा उसके परिवार वाले रखते हैं, तो वो दादी की जगह नहीं ले पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। उन दादी और बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि उनका संबंध कैसा था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। उनका घर था, परिवार था, भरपूर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर में अजनबी की तरह रहते थे। लेकिन उन दोनों के आपसी संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। इसलिए ये दोनों अलग अलग अब हो जाने की वजह से अधूरे से महसूस कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का था। इसमें यहाँ पर उम्र भी बताकर दोनों में अंतर होने के बावजूद भी आंतरिक भावना से वो किस प्रकार से जुड़े थे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दादी जो थी वो 72 वर्ष की थी और जो बच्चा है वो 8 साल का था, लेकिन उनका जो आपसी संबंध है, आपसी प्रेम है, वो बहुत ही घनिष्ठ था। अब दादी के न रहने के बाद उनकी कैसी दशा होगी। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा यानी सहानुभूति दी। अब इफ़न की हालत बहुत बुरी थी। ऐसे में जब टोपी उसके घर जाता है और उसे सहानुभूति देता है और समझाता है कि तुम्हारी दादी क्यों गई, तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी जाती तो अच्छा होता, कि वो उसकी दादी तो उससे बहुत प्यार करती थी। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। बच्चों, इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे तो आप इसे भाग 3 में ज़रूर समझिएगा, पूरा कीजिएगा। ये था आपका पृष्ठ संख्या 39। उसके आगे का जो शेष अंश है वो भाग 3 में पूरा करेंगे। आप इस अध्याय को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हम इसके अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।